हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पाठों की श्रृंखला में मंजरी पुस्तक को धीरे धीरे पढ़ते हुए आ गए हैं हम पाठ 20 की ओर, जिसका नाम है एक संसद नदी की। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सार यानी कि पूरी व्याख्या देखी थी। इस वीडियो में आप जानेंगे क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ के प्रश्न और उत्तर। इस श्रृंखला में सबसे पहला अभ्यास है आपकी पुस्तक का कुछ करने को, यानी यहाँ पर आपको कुछ रचनात्मक गतिविधि या कुछ कार्य दिया जा रहा है। देखते हैं पहला प्रश्न। अपने जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले जान लीजिए जिलाधिकारी क्या होता है। जिलाधिकारी यानी जिले का सर्वप्रमुख अधिकारी जो कि कलेक्टर होता है। पत्र लिखिए जिसमें अपने क्षेत्र के एकमात्र तालाब जो कि कभी पर्यटन स्थल था, यानी उसे लोग देखने आया करते थे, इतना खूबसूरत था, किंतु अब उसमें जलकुंभी इत्यादि भरी पड़ी है। यानी कि अब उसमें वो जलकुंभी जो एक जंगली सी होती है ना, जो जाल जैसा तालाबों के अंदर आ जाता है, जिसके कारण वो जाल जैसा बन जाता है, तो वहां चलना या नाव चलाना, पतवार चलाना मुश्किल हो जाता है। और उसमें गंदगी भरी है या फिर वो सूख गया है, उसकी सफाई हेतु निवेदन किया गया हो। यानी आपको जो पत्र लिखना है उसमें आपको ये बताना है कि वो जो तालाब जिसमें गंदगी भरी हुई है या फिर जो वो सूख गया है, उसका नवीनीकरण या सफाईकरण आपको करवाना है। पत्र लेखन में निम्नांकित प्रारूप की आप मदद ले सकते हैं। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। अगर हम फॉर्मेट पर जाते हैं तो ये पत्र कलेक्टर को लिखा जा रहा है, अर्थात ये पत्र जो है वो है औपचारिक पत्र। पत्र के दो प्रकार आपने पढ़े होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये है औपचारिक पत्र क्योंकि ये लिखा जा रहा है कलेक्टर को, बहुत सारी औपचारिकताएं इसमें होंगी। साथ ही साथ अनौपचारिक पत्र जो होता है वो परिवारजन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों को इनको लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार ये पत्र आप शुरू करेंगे। सेवा में जिलाधिकारी, चूंकि पत्र हमें जिलाधिकारी को लिखना है तो सबसे पहले हम उन्हीं का संबोधन यहाँ पर लिखेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय। अब जिलाधिकारी जो है वो बैठते कहाँ हैं? जिलाधिकारी कार्यालय में बैठते हैं, तो उसका लिख दिया। जनपद, जनपद में आप जनपद का नाम लिख सकते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रदेश है आपका उसका नाम भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। विषय। औपचारिक पत्र में जो सबसे आवश्यक चीज है वो है विषय। चूंकि अनौपचारिक पत्र में हमें विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार औपचारिक पत्र में विषय लिखना होता है बेहद जरूरी। परीक्षा में सिर्फ ये विषय ना लिखने की वजह से आपके कुछ अंक काटे जा सकते हैं, इसलिए औपचारिक पत्र में विषय लेखन का ध्यान रखें। अब आप विषय कहाँ से लाएंगे? तो विषय आपको मिलता है जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वहीं से। पत्र आपको क्यों लिखना है जिसमें एकमात्र तालाब जो कि पर्यटन स्थल था, अब उसमें जलकुंभी और गंदगी भरी है, उसकी सफाई के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए, उसकी सफाई स्वच्छता के लिए। तो यहाँ से आप पत्र विषय ले सकते हैं। ये ही नहीं, कोई भी पत्र हो जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वहीं पर आपको उसका विषय प्राप्त होगा। तो आप विषय में यहाँ क्या लिख देंगे? तालाब के सफाईकरण हेतु, हमारे क्षेत्र के तालाब के सफाईकरण हेतु या उसके संबंध में। अब उसके बाद नंबर आता है महोदय, महोदया। कलेक्टर महोदय भी हो सकते हैं, कलेक्टर महोदया भी हो सकती हैं। तो हम इस प्रकार का एक संबोधन यहाँ पर पुनः लिखेंगे। ये जो अगली पंक्तियां आती हैं, जो ये दो डैश लाइंस दी हुई हैं, ये है आपकी विषय वस्तु के लिए। यहाँ पर आप अपने पत्र को पूरी तरह आगे बढ़ाएंगे। सपोज आप अगर मान के चलिए किसी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उस गांव में आपका कोई पद है, या नहीं तो आप एक आम व्यक्ति हैं, अगर आम जनता हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि मैं अगर ये पत्र लिख रही हूँ तो मैं प्रज्ञा गुप्ता, निवासी जो भी हमारा स्थान है या जनपद है उसकी बात हम लिखेंगे, निवासी भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। चूंकि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहाँ पर एक बहुत सुंदर तालाब था जो कि अब विभिन्न कारणों से जलकुंभी और गंदगी आदि से भर गया है। वो पर्यटन स्थल था, साथ ही वो जिस जगह स्थित है वो पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से विकसित की जा सकती है। चूंकि जलकुंभी और गंदगी होने के कारण अब वहां जाना बहुत अत्यधिक मुश्किल हो गया है, बदबू व गंदगी के कारण वहां खड़े होना भी मुश्किल होता है। अतः मेरा प्रशासन से यानी कि आपसे निवेदन है कि कृपया उस तालाब की सफाई आदि कराकर उसे पुनः दर्शनीय स्थल के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पत्र उसका विस्तार कर सकते हैं। आप अपना पूरा जो विस्तार करेंगे उसके बाद जब अंत में आता है नंबर
प्रार्थी का अर्थ होता है जो कि ये प्रार्थना कर रहा हो। औपचारिक पत्र में आप नीचे इस तरीके की भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस कार्य के लिए मैं अत्यंत आपकी आभारी रहूंगी। यहाँ पर आप प्रार्थीय साथ ही साथ भवदीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भवदीय या भवदिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नीचे अपना नाम, दिनांक, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें आती जाएंगी। तो इस प्रकार आप ये पत्र लिख सकते हैं। अपने हिसाब से उत्तर पुस्तिका में आप शब्दों का चुनाव करके ये पत्र लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। आपने अनुभव किया होगा कि हमें जितनी आवश्यकता होती है, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज्यादा पानी हम व्यर्थ ही बहा देते हैं। अपने द्वारा किए गए एक दिन में पानी का जो खर्च है उसमें जल की मात्रा को, ध्यान दें, जल की मात्रा को नीचे दिए गई तालिका में भरें। यह भी लिखें कि आपने इन कार्यों में कितना अधिक पानी खर्च किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे घर में पानी की उपलब्धता होती है, ऊपर टैंक भरा हुआ है, नीचे एक अंडरग्राउंड टंकी बनी हुई है, समय पर नल आ रहे हैं, तो हमें पानी का वो मूल्य नहीं पता चलता जो वास्तव में पता होना चाहिए। पानी की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जिसे बहुत दूर से एक घड़ा पानी भर के लाना पड़ता हो, या फिर पानी के लिए बहुत एक एक ग्लास पानी के लिए उसको परेशान होना पड़ता हो। चूंकि हमारे और आपके घर ऐसे स्थानों पर बने, हम ऐसे शहरों में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की समस्या, किल्लत को हमने नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तालिका के माध्यम से आप सेल्फ इवैल्यूएशन यानी कि स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि पानी की आवश्यकता कितनी थी, आपने कितना खर्च किया और अब उसके लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर कार्य, ये किस तरीके की आप तालिका बना लीजिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में तालिका दी हुई है। कार्य, जैसे कि अब यहाँ पर मुझे लिखना है, मैंने मान के चलिए खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग किया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब खाना पकाने के लिए मैंने कितना पानी, मान के चलिए मुझे खाना पकाने के लिए लगभग 4 लीटर पानी की आवश्यकता थी। ठीक है, खर्च किया गया अनुमानित जल, मैंने कितना, 4 लीटर पानी में खाना बना लिया। आटा मारने के लिए मुझे पानी लगा, सब्जियां धोने के लिए मुझे पानी लगा, और भी विभिन्न कामों के लिए मैं अगर मानूं तो 4 लीटर पानी मुझे लगा। कितने पानी में काम चल सकता था? अगर मैं सलीके से इस पानी का इस्तेमाल करती तो हो सकता है कि 3 लीटर में भी मेरा ये काम हो जाता। अब कितना पानी मैंने खर्च किया, एक्स्ट्रा जो पानी मैंने खर्च किया, लगभग वो यहाँ पर कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। तो इस 1 लीटर पानी को अगर आप सोचिए, जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, बिस्लरी की बोतल आप या रेल नीर, जल नीर आप खरीदते हैं, तो वो लगभग 20 से 25 रुपए का हमें मिलता है। तो आप बताइए, यहाँ पर मैंने एक छोटे से काम के लिए, जिसमें मैं कम पानी का इस्तेमाल करके भी काम चला सकती थी, मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी का वेस्टेज कर दिया। ऐसे ही अगर हर गृहिणी, हर व्यक्ति इतना ही 1-1 लीटर पानी या 1-1 ग्लास पानी भी अगर फालतू फेंक रहा है, तो वो लीटरों में अगर कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तो वो कितना दुरुपयोग होगा। बात छोटी छोटी बचत की है, हिंदी में कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं यहाँ पर इस तालिका के माध्यम से कि कितने की आवश्यकता थी और हमने कितना खर्च किया। ऐसी ही एक तालिका आप अपने कमरे में या अपने घर में लगा सकते हैं। कभी कभी इस तालिका में भर के देखिए। सपोज जैसे गर्मियों के दिनों में नहाने की बात होती है, तो लगभग 1 या 2 बकेट पानी से हम नहा सकते हैं, लेकिन हम शावर के नीचे खड़े होकर आराम से आधा घंटे 15 मिनट हम ये सोचते हैं कि कितना सुखद एहसास हो रहा है, गर्मी से राहत मिल रही है, मुझे शांति मिल रही है, लेकिन उस समय हम कितना पानी बर्बाद कर रहे होते हैं। पानी बर्बाद करने के और भी कई उदाहरण हैं घर में, जिन तरीकों से हम पानी बचा सकते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से हम बर्बाद करते हैं। आगे के प्रश्नों में हम इसी तरीके की कुछ बातें जानेंगे। इस बात को हम यही विराम देते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इस प्रकार आप इस तालिका को स्वयं भर सकते हैं, साथ ही घर के व्यक्तियों से, सदस्यों से भी कभी कभी भरवाएं, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि मैं अगर कहीं पानी का दुरुपयोग कर रहा हूं तो उनको वो चीज समझ में आए, ताकि वो पानी का दुरुपयोग करना बंद कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इस तालिका को भर सकते हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 3 के अंतर्गत हम देखेंगे, यह पाठ हिंदी गद्य की रिपोतार्ज विधा के अंतर्गत लिखा है। मैंने आपको जब ये पाठ का सार बताया था, तब मैंने आपको बताया था रिपोतार्ज होता है किसी एक साहित्यिक या जो रचनात्मक तरीके से कोई रिपोर्ट तैयार करना, समाचार पत्र आदि के लिए। आप जिस तरीके से देखते होंगे, आपके घर में जो भी समाचार पत्र आता होगा, कितने उसको कलात्मक ढंग से उस खबर को छापा जाता है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, कब से वो मुख्य खबर कब शुरू होगी, कब उसका वर्णन किया गया है, कब
मुख्य खबर शुरू होगी, किस तरीके से उसका अंत किया गया है, तो ये सारा कुछ रिपोर्टाज के अंतर्गत आता है। तो ये जो गद्य हमने पढ़ा है ये रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत हिंदुस्तान समाचार पत्र से लिया गया था। हिंदुस्तान नाम का जो समाचार पत्र है ये उसके खंड से लिया गया था। आपके विद्यालय अथवा घर में पास पड़ोस में कोई अखबार या पत्रिका जरूर मिल जाएगी, निश्चित रूप से मिल जाएगी, जिसमें इसी प्रकार के कुछ रिपोर्टाज होंगे। उनमें अपने ब्लॉक, गांव अथवा तहसील से संबंधित रिपोर्ट छांटकर उनका संकलन कीजिए, संकलन यानी एकत्र कीजिए, कलेक्ट कीजिए उनको, तथा स्वयं भी किसी विषय पर रिपोर्ट लिखिए। ये है आपके लिए करने हेतु काम, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आपके आसपास कोई मैगजीन्स आती हो और या समाचार पत्र तो आते ही होंगे, उसमें से आपके क्षेत्र की कोई अगर खबर दी है, कोई नवीनीकरण हुआ है किसी चीज़ का, कोई हॉस्पिटल खुला है, कोई उद्घाटन हुआ है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का भवन ध्वस्त हुआ है, खबर तो खबर है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो वहाँ से आप एक खबर उठाइए और उसकी रिपोर्ट किस तरीके से बनी गई है, शुरुआत कैसी हुई खबर की, मुख्य खबर को कैसे छापा गया, अंत कैसे किया गया, इस आधार पर उस पूरी खबर को देखिए, उसकी रिपोर्ट देखिए कि उसको किस तरीके से बनाया गया है और उसका संकलन करिए, यानी कुछ कटिंग्स आप अपनी कॉपी में लगा सकते हैं और यहाँ पर स्वयं भी किसी पर रिपोर्ट तैयार कीजिए। मान के चलिए आप अपनी उम्र के हिसाब से या आप अपनी रुचि के हिसाब से कोई नया विद्यालय खुला है उसकी कोई आप रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई नया हॉस्पिटल खुला है बच्चों के लिए, किसी नए स्कूल का उद्घाटन हुआ है, पहली बार आपके शहर में कोई बच्चों का स्कूल खुला है, उसकी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये कार्य भी आपके स्वयं के करने का है, आइडिया मैंने आपको दे दिया है, तो इस आधार पर आप इस कार्य को जरूर कीजिएगा। अगला है विचार और कल्पना। ऐसी 10 बातें या फिर कारण लिखिए जिससे यह सिद्ध होता है कि जल ही जीवन है। सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि जल ही जीवन है, पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है वो हम सबको इसका एहसास है। चलिए फिर भी कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे जल हमारी प्यास बुझाता है, हम भूख को थोड़ा सा सहन कर भी सकते हैं लेकिन प्यास को हम सहन नहीं कर पाते, तो जल बेहद आवश्यक है। जल के माध्यम से ही हम अपना भोजन पकाते हैं, भोजन कब करेंगे, जब जल की मदद से हम उसको पकाएंगे, ठीक है। जल वर्षा के रूप में ग्रीष्मकालीन गर्मी जो होती है उससे हमें राहत देता है। गर्मियों के मौसम में आपको नहाने, पीने, जो कूलर पंखे आप चलाते हैं उन सारी चीज़ों के लिए, राहत के लिए, जो भी आपके घर में मटका है, पानी का जो भी शरबत आपको पीना है, इन सारी चीज़ों के लिए जल का होना तो आवश्यक है। जल पेड़ पौधे और फसलों वनस्पतियों के लिए भी आवश्यक है। ये दुनिया खूबसूरत किससे है, अपनी हरियाली से है। अगर वो पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही सूख के मर जाएंगे। तो ये दुनिया की जो हरियाली है, जो सौंदर्यीकरण आपने अपने घर में, अपने फ्लैट में कर रखा है, इन सारी चीज़ों की वजह क्या है, इन सारी चीज़ों की मुख्य वजह है वो पानी, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से वो गति पकड़ते हैं। तो अगर जल उनको नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो एक दिन में मुरझा जाते हैं। ये अनुभव आपने अपने वास्तव जीवन में किया ही होगा। तो पानी हो गया हमारे लिए बहुत जरूरी, यानी जल ही जीवन है। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि ऐसे अनेक जलीय जीव हैं जो केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। बचपन में कहानी वो कविता पढ़ते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डस जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हम सभी ने ये कविता सुनकर ही हम बड़े हुए हैं, यानी हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि जल ही जीवन है। जलीय जीवों के लिए भी जल कितना आवश्यक है। आप उनको कुछ ही सेकेंड में मरता हुआ देख लेंगे जैसे ही आप उन्हें जल से बाहर निकालेंगे, तो उनका तो जीवन भी जल में ही है। जल से ही हम अपने वस्त्र धोते हैं, दैनिक क्रियाकलाप के चलते हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी लग जाती है, तो जल की सहायता से ही हम उन्हें धोएंगे, अन्यथा हम बहुत सारे इन्फेक्शन, बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। जल से हम बर्तन धोते हैं, भोजन बनेगा, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, तो निश्चित रूप से बर्तन गंदे होंगे, उन बर्तनों को भी हमें रोज धोना पड़ता है, जिसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल से घर की साफ सफाई आदि भी की जाती है, घर में झाड़ू पोछा, जो भी साफ सफाई होती है, धुलाई वगैरह, उस सब के लिए हम जल की आवश्यकता तो होती है। जल से हम नहाते हैं, नहाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। साग सब्जियों को धोने, फल आदि को धोने के लिए, यानी किचन में तो बहुत सारा पानी लगभग यूज होता ही होता है, तो इसके लिए भी जल की आवश्यकता आपको पड़नी है।
तो इन सब कार्यों के लिए यदि जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो मानव जीवन, पशु पक्षी, जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः जल ही जीवन है। इतनी सारी चीजों की आवश्यकता है, एकमात्र चीज जिसका नाम है जल, यानी कि पानी। तो फिर जल तो जीवन ही हुआ ना, जो इतने सारे चीजों को जीवन दे रहा है तो वो निश्चित रूप से जीवन ही हुआ। तो ये उत्तर इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब एरिया, जो आपके आसपास जहां आप रहते हैं, जल को बचाने, जल को बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इस पाठ में हमने जल प्रबंधन, जल संचयन, जल क्रांति के बारे में पढ़ा। उस आधार पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जल प्रबंधन करने के लिए, जल संचयन करने के लिए और जल की क्रांति करने के लिए, यानी जल को बचाने, उसका दुरुपयोग बंद करने के लिए क्या क्या उपाय आप लिख सकते हैं। तो ये भी कार्य करना है आपको। आप इसको पैराग्राफ में यहाँ पर या पॉइंट में बढ़िया 1 2 3 4 5 नंबर डाल के, बच्चों के लिए वैसे भी पॉइंट्स में लिखी गई जो चीजें होती हैं वो सोचना और लिखना दोनों बहुत आसान होता है। तो आप पॉइंट्स में इसको लिखते जाएं। ये आपको एक एक पॉइंट जैसे आप लिखते जाएंगे ना, अगला अगला आपको याद आता जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखें कि किस प्रकार आप जल का संचयन करेंगे और जल प्रबंधन करेंगे। मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने इसके उत्तर में क्या लिखा है। जल संरक्षण के संबंध में दूसरों को जागरूक बनाने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक, जल संरक्षण यानी होता है पानी को बचाना। तो आप बहुत सारे यहाँ पर उपाय करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, पानी का दुरुपयोग हमें रोकना होगा। जैसे ही हम पानी का दुरुपयोग करेंगे, पहली स्टेज तो वहीं से बन जाती है कि पानी बचने लगेगा। कई बार हम देखते हैं कि घरों में हम पाइप लगाकर काम करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे घर में पानी का भरपूर जो मात्रा है वो भरपूर है। तो हम शायद उस समय ये नहीं सोचते हैं, हम कार वॉश करते हैं पाइप से, पौधों में पानी देते हैं पाइप से, घर की धुलाई आदि हम पाइप लगाकर करते हैं। तो जो मोटी धार से पानी आता है वो बहुत जल का दुरुपयोग करता है। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, बाल्टी मग में पानी लेके काम कर सकते हैं। पोछा लगता है घर में, उसकी सहायता से साफ सफाई की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और कई बार हम पानी को कैसे फेंकते हैं, पीना था, आधा ग्लास लिया है, 1 ग्लास वो वहीं रखा रहा, थोड़ी देर के बाद हमने उसको फेंक दिया। जितना आवश्यक हो उतना लें, या फिर बॉटल आप अपने पास रख लें, जितनी आपको आवश्यकता है उतना आप पानी पिएं। और भी कई ऐसे कार्य हैं जिससे आप जल संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ये तो हुई घरेलू चीजें। सब्जियों के धोने के पानी को, अनाज को धोने के पानी को आप पौधों में डालकर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कामों में तो हम सबसे पहले जल की बचत कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्षा का जल है उसको भी संग्रहित करके हम जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। नदी, तालाब आदि जो हमारे जल स्रोत हैं, वाटर सोर्सेज हैं, उनको बारिश के आने के पहले ही उनका गहरीकरण का काम अगर कर लिया जाए, क्योंकि वो जितने उथले होंगे उतना ही कम पानी संग्रहित करेंगे। अगर उनको बारिश आने के पहले ही गहरा कर दिया जाए थोड़ा सा, तो क्या होगा, उसकी साफ सफाई कर दी जाए, तो वर्षा का जो जल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक सोर्स से जो पानी आता है, वो वहां पर अच्छी तरह एकत्र हो जाएगा और हमारे काफी काम आएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अगर आपने सुना हो, छत में जो पानी गिरता है बारिश के दिनों में, उस पानी को भी पाइप लगाकर किस तरीके से हम एक अंडरग्राउंड टैंक बनाकर, आपने अपने ईवीएस में जहां तक इस सबको बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, अन्यथा आप हिंदी में भी इस सबको पढ़ सकते हैं। तो अंडरग्राउंड एक टैंक बनाकर उस पानी को वहां पर भेजा जाता है और वो पानी जो होता है वो वर्ष भर आपके कई कामों के लिए आ सकता है। तो इस प्रकार हम ये सब चीजें करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अब इस तरीके के जागरूक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बैठक कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, कोई गीत के माध्यम से, कोई बहुत समूह नृत्य के माध्यम से लोगों को जाकर जागरूक बना सकते हो। विद्यार्थी तो इस काम को पोस्टर बना के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए आप अपनी तरफ से ये उपाय यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न से देखते हैं। अरे वाह, जो बात मैंने कही अब वो हमारा प्रश्न बन गई है। जल संरक्षण संबंधित एक पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। देखिए, मेरे मन की बात यहाँ पर आ गई है। जल संरक्षण से संबंधित अब आपको क्या करना है, ये जो पोस्टर है ये आपके परीक्षा उपयोगी भी होता है। कई परीक्षाओं में
पोस्टर बनाइए या विज्ञापन बनाइए जैसे प्रश्न भी आते हैं, तो ये जो आपका प्रश्न है ये परीक्षा उपयोगी भी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपकी कॉपी है उसमें आप एक बढ़िया एक तालिका बना दें, इस तरीके का एक बॉक्स बनाकर, और यहाँ पर जल संरक्षण से संबंधित एक हाथ बना सकते हैं जिसमें पानी की बूंद बना सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर लुभावने और आकर्षक तरीके मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस तरीके का एक पोस्टर बना सकते हैं और उस पोस्टर को या तो प्रिंट करा के या फिर वैसा का वैसा करा के जल संरक्षण से संबंधित जागरूकता जगा सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को। तो इस प्रकार की एक गतिविधि जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही मनोरंजक होती है, जो कि बहुत रचनात्मक होती है, उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर से अब यहाँ पर पाठ से जो प्रश्नोत्तर संबंधित हैं, अब हम उनको अभ्यास करेंगे। यहाँ पर रिपोर्टाज से 2 दशक पहले अलवर जिले में, हमने अलवर जिले के बारे में पढ़ा था ना, जो नदियां सूख गई थी उनके नाम क्या थे। हमने यहाँ जो अपने पिछले पाठ में इस पाठ का सार जो हमने पढ़ा, तो राजस्थान के अलवर जिले की ये घटना जो थी ये हमने पूरी यहाँ पर पढ़ी है। 2 दशक यानी कि, जी हाँ बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था 1 दशक में 10 साल का समय होता है, तो 2 दशक यानी कि 20 साल। 20 साल पहले अलवर जिले में जो नदियां सूख गई थी उनके नाम अखरी, रूपारेल, सरसा, भगानी और जहाज वाली नदी आदि उनके नाम थे। ये 5 नदियां थी। ठीक है, तो इन 5 नदियों के नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लें और अपने उत्तर पुस्तिका में इनको लिख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर सन 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे। हमने पाठ के दौरान जाना था कि राजेंद्र सिंह जी जो हैं ये सबसे पहले गांव में किसी और उद्देश्य के लिए गए थे। बाद में इन्हें गांव वालों ने यह एहसास कराया था कि यहाँ पर अभी पढ़ाई से ज़रूरी एक और चीज़ है। जी हाँ, याद आ गया ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राजेंद्र सिंह किशोरी गांव के लोगों को सबसे पहले शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। वे वहाँ उन लोगों को पढ़ाने, उनको ज्ञान देने के लिए गए थे। गांव के वरिष्ठ जनों ने फिर उनको बताया कि यहाँ पर इस समय शिक्षा से प्रमुख आवश्यकता है जीवन जीने की। और जीवन जीने में समस्या क्या थी, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी थी। भाई पीने को पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, और जीवन नहीं होगा तो पढ़ाई किस दिन काम आएगी और किसके लिए काम आएगी। तो पढ़ाई कहीं ना कहीं जीवन के बाद ही आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आवश्यकता किस चीज की थी, जल की थी। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह ने अपने लक्ष्य में थोड़ा सा बदलाव करते हुए पढ़ाई से पहले जल को रखा, और जल से संबंधित जो अभियान चलाया वो आपके सामने है, उसका परिणाम आपके सामने है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले वो गांव में लोगों को शिक्षित करने के लिए गए थे। किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियों के बारे में बताया। हम सोचते हैं कि हम पढ़ते जा रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, सब कुछ सारा दुनिया में जो विज्ञान है वो हम नए लोगों ने शुरू किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो हमसे पहले के जो हमारे लोग थे, वो लोग भी साइंटिफिकली चीज़ों के बारे में बेहद जानकार थे। तो इस उत्तर में आपको ये बताना है कि उन लोगों ने जब राजेंद्र सिंह जी वहां पर आए तो उनको क्या विधियां बताई। ठीक है, तो देखते हैं। इस उत्तर को लिखने के लिए आप प्रश्न में से कुछ पंक्तियां ले सकते हैं कि किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन के लिए बताया कि छोटे छोटे बांध बनाए जाएं। बड़े बड़े बांधों से पहले आवश्यक है छोटे छोटे बांध, यानी कि डैम बनाना, छोटे छोटे स्थानों पर पानी को रोकने का प्रयास करना, सूख चुके कुएं और बावड़ियों को फिर से गहरा कर जीवित करना, उनका गहरीकरण करना। जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उनका गहरीकरण करने से क्या होगा, जब वर्षा का जल आएगा तो वो बहुत अच्छे से वहां पर संचित हो सकता है। इसके साथ साथ जोहड़ यानी कि तालाब बनाए जाने चाहिए, नदियों को जलाए जाने इत्यादि पुरानी विधियां बनाई। यहाँ पर उन लोगों ने वो सारी चीजें उनको बताई। तो इतने सारे प्रयोग वहां पर किए गए, तब कहीं जाके जल संरक्षण और जल प्रबंधन की व्यवस्था को साकार रूप दिया जा सका। तो ये सारे तरीके वहां के लोगों ने उनको बताए थे। सूखी नदी में पानी लौटने के साथ साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए, जब वहां पर ये सारे प्रयोग किए गए तब वहां पर क्या क्या हुआ। तो सूखी नदी में पानी लौटने के साथ साथ जो राजस्थान था उसकी पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में बहुत सारे रंग आ गए हों। क्या हुआ,
भूजल स्तर ऊपर उठने से कुएं आदि जो थे, वो जो सूखे पड़े थे, वो जल से भर गए। हरियाली वापस आ गई, मतलब जो पेड़ पौधे और हरियाली कम हो गई थी, अब वो पानी के आने के कारण फिर से वापस से हरियाली छा गई, फूल आदि खिलने लगे, भंवरे तितलियां आदि दिखाई देने लगी। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, यानी कि फर्टिलाइजेशन पावर उसका बढ़ गया। ठीक है, फसल चक्र बदल गया, यानी वर्षा के कारण जो कम पानी के कारण जो फसलें हैं वो प्रॉपर टाइम पर नहीं होती थी, फसल चक्र बदलने के कारण वो सब समय पर होने लगी। अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे। जो पहाड़ियां, पेड़ पौधे वहां के बिल्कुल सूख चुके थे, अब वहां पर भी पेड़ पौधों का वास होने लगा। जो लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे, जो लोग बाहर चले गए थे अपने गांव को छोड़कर अपनी नौकरी आदि की तलाश में, वे सब वापस आने लगे और अपने अपने खेतों में खेती करने लगे, क्योंकि खेती उस समय बिना पानी के बंजर हो गई थी, यानी वहां पर ना फसलें उगाई जा सकती थी और उत्पादन भी उतना नहीं होता था। तो वो लोग अपनी खेती को छोड़कर बाहर नौकरी आदि करने के लिए अपने गांव से बाहर चले गए थे। लेकिन जब वापस पुनः ये सारी सुविधाएं उन्हें मिलने लगी, तो अपने घर में कौन नहीं रहना चाहता, तो वे सब के सब लोग वापस आ गए और साथ ही साथ जो उनका गांव था वहां पर बढ़िया बेहतरीन खेती आदि करने लगे। तो इस प्रकार उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया? इतना पढ़ने के बाद, इस प्रश्न पाठ को जानने के बाद, ये उत्तर तो बाएं हाथ के खेल की तरह है कि जल संरक्षण के व्यापक प्रबंध के लिए, व्यापक मतलब इतना अच्छा प्लानिंग करने के लिए, प्लान आउट करने के लिए, योजना बनाने और योजना का क्रियान्वयन करने के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। जब जो कोई समूह कोई काम करता है, तो जो योजना जहाँ से सबसे पहली बार बनाई जाती है, जिसके मस्तिष्क में आती है, उसका क्रियान्वयन करने की जो प्रमुख योजनाकारी कार्य निभाता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है? बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये। रिमोट सेंसिंग क्या है? तो इस तकनीक की मदद से उत्तर में आप लिखेंगे, उस जगह की पहचान की जाती है जहां पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। अब देखिए, पानी अगर इकट्ठा करना है तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी खोदा और बांध बना दिया या तालाब बना दिया, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग की मदद से सबसे पहले वो स्थान तलाशे जाते हैं जहां पर नीचे पानी का लेवल अच्छे से संग्रहित किया जा सके, और उस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। नहीं तो हम किसी ऐसी जगह पानी इकट्ठा करते रहेंगे जहां एकदम पथरीला इलाका हो, अब पानी वहां रिसेगा कैसे? इस जो हम पानी है उसको इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? ताकि पानी जो है वो रिस के पृथ्वी के अंदर चला जाए, धरती के अंदर चला जाए और वाटर लेवल बढ़े। लेकिन मान के चलिए वो इतना पथरीला इलाका है या बहुत ज़्यादा पत्थर ही पत्थर है, चट्टाने ही चट्टाने हैं, तो वहाँ पर हम पानी इकट्ठा करके या बांध बना के क्या करेंगे? वो जगह में तो कोई अंतर नहीं आने वाला। तो अगर हम रिमोट सेंसिंग तकनीक से पहले ही पता कर लें कि क्या वो जगह उपयुक्त है या नहीं, तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और उस सही जगह पर मेहनत की जाएगी। तो इसलिए ये रिमोट सेंसिंग तकनीक बेहद आवश्यक है। और क्या मदद मिलती है तो वो आपने देख ही लिया। यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भाषा की बात। यानी कि यहाँ पर आपके रिपोर्टाज के प्रश्न समाप्त हुए। अब हम आ गए हैं अपने व्याकरण खंड की ओर, जिसे हम कहते हैं भाषा की बात। सूखी धरती, सुखद उम्मीद, नंगे पहाड़ में क्रमशः सूखी, सुखद और नंगे विशेषण शब्द हैं। ये किसी एक चीज की विशेषता बता रहे हैं, जबकि धरती, उम्मीद और पहाड़ विशेष हैं। इसी पाठ के ये शब्द हैं। इसी प्रकार के 5 अन्य विशेषण विशेष शब्दों को छांटिए और इस पाठ में से छांटकर लिखिए। तो अब सबसे पहले जानते हैं विशेषण क्या होता है, फिर जानते हैं विशेष क्या होता है, और फिर पाठ में से छांटना शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे होते हैं विशेषण। क्या होते हैं? विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, इतना भी आप जान लीजिए। फिर है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, ठीक। तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष। अब यहाँ पर आपने देखा सूखी धरती, तो अब यहाँ पर सूखी क्या है? धरती की विशेषता है कि वो सूखी है, तो ये तो हो गया विशेषण।
अब सूखी क्या है? सूखी शब्द के माध्यम से हम किस चीज की विशेषता बता रहे हैं? तो हम बता रहे हैं धरती की विशेषता। तो विशेष जो हुआ वो हुई धरती। तो इस प्रकार ये अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम विशेषण और विशेष्य को छांटते हैं। अब देखिए हमारे पास जो शब्द हैं, सूखी नदियां, यहाँ पर है सूखी धरती या सूखी नदियां आप शब्द ले सकते हैं। तो सूखी विशेषण है, नदियां या धरती विशेष्य होगा। 5 नदियां, तो 5 संख्या है, संख्यावाचक विशेषण हो गया ये, और नदियां विशेष्य होगा। आगे देखते हैं, बाहरी व्यक्ति, तो बाहरी यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता है और ये विशेषता किसकी है? व्यक्ति की है, तो ये विशेष्य हो गया। स्थानीय प्रशासन, प्रशासन की विशेषता ये है कि वो स्थानीय है, यानी लोकल का है, वहीं का। तो स्थानीय हो गया विशेषण और प्रशासन जो है वो है विशेष्य। अनुभवी लोग, लोगों की विशेषता ये है कि वो अनुभवी हैं, तो विशेषण हुआ अनुभवी। अब अनुभवी कौन है? तो अनुभवी लोग हैं, तो ये हुआ विशेष्य। तो इस प्रकार आप विशेषण और विशेष शब्दों की मदद लेकर विशेषण और विशेष्य को एकदम क्लियर समझ सकते हैं। इस पाठ में और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि विशेषण विशेष्य के उदाहरण हैं, तो आप ये 5 के अलावा और भी अपनी रफ पुस्तिका में इनको सॉल्व कर सकते हैं। अपनी पुस्तक में ही पाठ पढ़ने के दौरान आप उनको इस तरीके से रेखांकित कर सकते हैं। एक आदत शुरू कीजिए कि जब आप पाठ का वाचन करते हैं, चाहे विद्यालय में करते हो या मेरे साथ करते हो, पेंसिल हमेशा अपने पास रखिए। जो कठिन शब्द आए रेखांकित करते जाइए, जिन शब्दों के विलोम पर्यायवाची आपको पता है उनको लिखते जाइए, विशेषण विशेष्य लिखिए। कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण कीजिए या कुछ ऐसे शब्द खोजिए जो आपको शब्दकोश में से जिनके अर्थ देखना पड़े। तो हिंदी शब्दकोश को पढ़ना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है, उसमें से शब्द खोजना भी आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करते चलेंगे। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको मुहावरों के अर्थ लिखना है और फिर उनके वाक्य बनाने हैं, वाक्य का प्रयोग करना है। पढ़ देती हूं मैं पहले कि कौन कौन से हैं, ध्यान से सुने। पानी लौट गया, चपेट में आना, तस्वीर बदलना, नजरें टिकाना, किला टूटना, दिन फिरना। जो ये यहाँ पर मुहावरे दिए हैं ये सामान्यतः प्रयोग में कम आने वाले हैं, क्योंकि आप बच्चे इनसे इतने अच्छे तरीके से परिचित नहीं होंगे। ठीक है, तो पाठ पढ़ने के दौरान तो हमने इनके अर्थ पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको जब इनके अर्थ बताऊंगी तब आप कहेंगे कि हाँ मैम ये तो बेहद आसान है और बहुत जल्दी से समझ में आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पानी लौट आया, सामान्य भाषा में आपने इसका शायद मुहावरे का प्रयोग कभी नहीं किया होगा, लेकिन ये किस तरीके से प्रयोग किया जाता है? जल स्तर ऊपर उठने से, यानी वाटर लेवल के अप होने से, ऊपर होने से संबंधित ये शब्द है। शायद इसीलिए आपने कभी इसका प्रयोग अपनी बातों में नहीं किया होगा। तो पानी लौट आया यानी जल स्तर ऊपर उठ गया, उठ जाना। तालाब, बांध, बावड़ी, जोहड़ों को गहरा खोदने तथा उसमें अधिक जल इकट्ठा करने से नदियों में पानी लौट आया। नदियों में पानी लौट आया यानी जो सूखी पड़ी नदियां थी अब उसमें वापस से लबालब पानी भर गया है। दूसरा मुहावरा देखते हैं, चपेट में आना यानी कि प्रभाव होना। अक्सर इस शब्द का प्रयोग अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो बीमारियों के दौरान या एक्सीडेंट वगैरह के दुर्घटनाओं के समय हम इस मुहावरे का प्रयोग देखते हैं। राजस्थान के अनेक गांव सूखे की चपेट में आ गए, यानी सूखे के प्रभाव में आ गए। वहां पर सूखा फैल गया, अकाल आ गया है, वहां पर जल की कमी होने के कारण सूखे की समस्या का पूरा गांव जो है वो सूखे की चपेट में आ गया है। समाचार पत्रों में से भी कुछ इस चपेट में आना शब्द के देखिएगा, वाक्य सेंटेंस देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि इसका प्रयोग और कहाँ किस प्रकार किया जाता है। अगला मुहावरा है तस्वीर बदलना, यानी कि परिस्थिति बदल देना। तस्वीर बदलना ऐसा नहीं कि फ्रेम में से आपने एक फोटो निकाला और दूसरा लगा दिया कि मैंने तो भाई तस्वीर बदल दी है, लेकिन अर्थ कुछ कुछ वैसा ही है। जैसा मैंने आपको बताया, पानी की कमी के दौरान जो पूरा राजस्थान है वो एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की तरह हो गया था, जिसमें हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था, कोई आनंद नहीं आ रहा था देख के। लेकिन जैसे ही वहाँ जल प्रबंधन, जल संचयन और जल क्रांति का विकास हुआ और उसके बाद जो राजस्थान की तस्वीर हमने अभी अपने पिछले कुछ उत्तरों में पढ़ी, तो बिल्कुल तस्वीर ऐसी हुई जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर रंग बिरंगी हो गई है, उसमें रंग भर दिए गए हैं, कलर कर दिया गया है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर आप मुहावरा देख सकते हैं, तस्वीर बदलना यानी कि परिस्थिति बदलना। पानी आने से हरियाली आ गई और सभी उजड़े गांवों की तस्वीर बदल गई। जी हाँ, तस्वीर बदल गई। नजरें टिकाना,
गौर करना, किसी चीज पर बहुत माइन्यूटली, बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देना, लक्ष्य पर नजरें टिकाना अर्जुन से सीखा जा सकता है। सबको आपने महाभारत के अर्जुन की कहानी तो सुनी होगी कि उसने किस प्रकार अपना लक्ष्य भेदा था, किस प्रकार उसने नीचे देखते हुए और ऊपर की तरफ निशाना लगाया था। ऐसा कब संभव हो सकता है? जब हम अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहें, हमारा पूरा मन, मस्तिष्क और नजरें किसी एक बिंदु पर जब केंद्रित होती हैं तो उस जगह हम कह सकते हैं नजरें टिकाना, गौर करना। तो बच्चों को आप तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बच्चों को अपनी पढ़ाई जो है वो कैसे करना चाहिए, बिल्कुल नजरें टिकाकर करनी चाहिए। जिस समय आप पढ़ रहे हैं तब तक कोई व्यवधान आपके आसपास नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल, ना खेल, ना मित्र, ना दोस्त। उस समय सिर्फ पूरा फोकस मात्र पढ़ाई पर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। किला टूटना यानी कि हार होना। सूखे के कारण गांव वालों की उम्मीदों के किले टूट गए। इसका एक और वाक्य आप देख सकते हैं मुहावरे में। हम हवाई किले बनाना एक मुहावरा पढ़ते हैं, यानी अपनी ख्यालों को, अपनी सोच को यहाँ वहाँ ले जाना, हवाई किले बनाना। तो जब किले बनाना मतलब किसी कल्पना लोक की कल्पना करना हो सकता है। तो जब हमारा कोई सपना टूटा है या कोई अरमान जो हमारा है, जो सोच हमारी है, जब वो पूरी नहीं हो पाई है तो उसका मतलब भी है हार होना। तो उसी का लगभग विलोम मुहावरा है यहाँ पर। किला टूटना, सूखे के कारण गांव वालों की उम्मीदों के किले टूट गए। क्योंकि अगर सूखा नहीं पड़ता तो उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था कि इस बार हम ये फसल उगाएंगे, ऐसा उत्पादन करेंगे, ये वाली दाल उगाएंगे, ये वाला अनाज उगाएंगे। मगर सूखे की मार पड़ने के कारण क्या हुआ, उन सबके जो सपने थे वो टूट गए, यानी कि उनके उम्मीदों के किले टूट गए। अगला है दिन फिरना, बहुत खुशी आना। सूखी नदियों में पानी आ जाने के कारण किसानों के, कृषक यानी मतलब होता है किसान, किसानों के दिन फिर आए और उनकी भरपूर फसलें होने लगी। यानी वहां पर बहुत सारी फसलों के उत्पादन होने लगे और धन धान्य से वो जो अलवर था वो धन धान्य से भर गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें अब हमें करना है उपसर्ग प्रत्यय में से प्रत्यय अभ्यास। प्रत्यय अभी मैं आपसे एक बार पूछूंगी, फिर मैं अगर नहीं बनेगा तो आपको समझाऊंगी और उसके बाद करेंगे हम ये अभ्यास। स्थान शब्द में ईय प्रत्यय अगर हम लगा दें तो शब्द बनता है स्थानीय। स्थानीय प्रशासन शब्द का प्रयोग हमने इस पाठ में कई जगह सुना था। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए शब्दों में अगर आप ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा और वो नया शब्द क्या बनेगा वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले होता है एक मूल शब्द। मूल शब्द का अर्थ होता है ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय को हमें जोड़ना है। इस शब्द का होना चाहिए कोई सार्थक अर्थ। ठीक है, ये जो मूल शब्द है इसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द उठाया और उसमें हमने कोई प्रत्यय जोड़ दिया। अब आप यहाँ देखेंगे जितने भी ये शब्द दिए हैं इनके कोई ना कोई मीनिंग है। ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, मूल शब्द हैं ये सब के सब। ठीक है, इन मूल शब्दों में आपको क्या जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, पहले शब्द पढ़ते हैं। कथन यानी कुछ बात कहना, राष्ट्र यानी हमारा नेशन, जल, आकाश, संसद, वंदन और पठन। ये सभी आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं तत्सम शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत से में जो हिंदी में आए हैं ऐसे ये तत्सम शब्द हैं। इनमें अब हम जोड़ेंगे ईय प्रत्यय। किस प्रकार हम ईय जोड़कर शब्द बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहला हम लेते हैं राष्ट्र। राष्ट्र शब्द में जब हमने ईय प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ देखिए आप किस तरीके से आप इसको देखेंगे वो भी आप देखिए। राष्ट्र धन ईय। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्र धन ईय है। अब आप सोचेंगे कि फिर ये बदलाव होता कैसे है। तो जो ये ट्र है और यहाँ पर ई है, तो जब हम इसका प्रत्यय बनाएंगे तो राष्ट्र की जो बड़ी ई की मात्रा है वो यहाँ इस प्रकार आ जाएगी और शब्द बन जाएगा राष्ट्रीय। राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाया, शब्द बना राष्ट्रीय। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर है जल, तो जल धन ईय, तो यहाँ पर जो मात्रा है वो कहाँ आ गई, जलीय हो गई। यहाँ का जो ये ई है वो यहाँ पर मात्रा बन के आ गया है, तो शब्द बन गया जलीय। आकाश धन ईय, तो जो मात्रा है बड़ी ई की वो कहाँ चली जाएगी, आकाशीय हो जाएगा। आकाशीय बिजली, आकाशीय नक्षत्र, इस तरीके से हम इसका प्रयोग देखते हैं। फिर है संसद,
तो संसदीय मतलब जो ईय है वो द में मात्रा बन के लग गया है। पहला शब्द था कथन धन ईय, तो ये क्या बनेगा कथनीय। जो ईय की मात्रा है वो ना में यहाँ पर लग गई है। अगला है वंदन, तो वंदनीय, वंदनीय। पठन, पठन में जब हम ईय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा पठनीय। इस प्रकार आप, ये तरीका यही होता है, लेकिन धन लगाकर प्लस का चिन्ह लगाकर फिर आप इसको लिखें और फिर ऐसे शब्द बना लें। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे शब्द देखे किस प्रकार ईय प्रत्यय लगाकर आप इन प्रत्यय शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभी हमने पढ़ा प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग, ठीक है, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। प्रबंधन, अब प्रबंधन शब्द जो है उसमें आपने बंधन शब्द तो सुना ही है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रधन बंधन प्रबंधन। प्रबंधन शब्द में प्र जो है वो उपसर्ग है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। अभी मैंने आपको बताया ना मूल शब्द क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए ये दिए हैं हमें, सारे के सारे शब्द दिए हैं, इन सब में ऑलरेडी उपसर्ग लगा हुआ है, हमें मूल शब्द को छांटना है। ठीक है, मूल शब्द छांटना है, एक ऐसा शब्द सार्थक शब्द छांटना है और ये देखना है कि इसके आगे लगा हुआ जो उपसर्ग है क्या इसको हटाने के बाद जो मूल शब्द बचता है वो सार्थक शब्द है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके मस्तिष्क में होना चाहिए जब आप इसको करेंगे। अब देखिए प्रहार, तो अगर हम इसमें प्र उपसर्ग लगा है तो मूल शब्द क्या है हार होता है। अब हार जीत वाला हार आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा है प्रा, तो हम इसे बोलेंगे कैसे प्रधन हार प्रहार। अगला है प्रवर, तो वर मतलब वरदान वाला वर होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या उपसर्ग लगा है प्र उपसर्ग लगा है प्रधनवर प्रवर। प्रशिक्षण, शिक्षण का अर्थ होता है किसी चीज की ज्ञान देना, शिक्षा देना, पढ़ाना। ठीक है, तो जब ये प्रशिक्षण हो जाता है मतलब ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग किसी को ट्रेंड करने से मतलब हो जाता है, तो प्रधन शिक्षण प्रशिक्षण हो गया। आगे देखते हैं प्रधन शासन, ये शासन जो है मतलब राज्य, इसमें जब हमने प्र लगा दिया तो ये क्या बन गया यहाँ पर प्रशासन बन गया। ठीक है, उपसर्गों को पहले लगाना है। गति, गति यानी स्पीड, तो जब प्र उपसर्ग इसमें लग जाएगा तो वो हो जाता है प्रगति। अक्सर आपने रोड साइड देखा है कार्य प्रगति पर है यानी स्पीड में चल रहा है, या फिर मेरी पढ़ाई इन दिनों में प्रगति पर है यानी तेजी से हो रही है। बुद्ध शब्द आपने सुना है, प्रबुद्ध यानी ज्ञानी जन को कहा जाता है, तो ये प्र उपसर्ग लगाकर हमने यहाँ पर क्या बना दिया बुद्ध से प्रबुद्ध बना दिया। तो उपसर्ग लगाने के बाद जो सभी शब्द हैं वो या तो थोड़े अपडेट हो गए हैं या उनके मीनिंग कई बार बदल भी जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दों का किया अभ्यास, साथ ही साथ विशेषण और विशेष्य पढ़ा, इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़े, पाठ का सार हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार भी हमारा पाठ जो है वो आज होता है पूर्ण एक संसद नदी की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल क्रांति के क्या मीनिंग है। साथ ही साथ इस पाठ का नाम एक संसद नदी की यानी एक कमेटी जो नदी को बचाने के लिए वहां पर बनाई गई, तो वो एक संसद के रूप में यहाँ पर परिलक्षित हुई है। इस प्रकार आपने जाना हमें पानी स्वयं कैसे बचाना है, दूसरों को कैसे प्रेरणा देनी है, ये सारी चीजें आपने इस बार बहुत अच्छे से समझी। अपनी कॉपी में भी आपको इस बार बहुत सारा अभ्यास करना है, विज्ञापन बनाना है, जल संरक्षण के उपाय आदि बताने हैं, तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से लिखें। किसी भी प्रकार की कोई मदद की अगर आपको आवश्यकता होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगी। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन वैसे भी आपको जो सुविधाएं दे रहा है, जो वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है, ये सब पूरी तरह निःशुल्क हैं। इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और साथ साथ स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता है इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि पूरी तरह निःशुल्क हैं।
बुक्स और ई बुक्स का कलेक्शन भी, जो आपके विषय से संबंधित वर्कशीट पैटर्न पर जो आपको बुक्स और ई बुक्स चाहिए उनका भी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको एक लिंक नजर आएगी, उस लिंक पर क्लिक करते ही खुलेगा एक गूगल फॉर्म, उसको फिल कीजिए, अपनी जानकारी आप हमें भेजेंगे, सबमिट करेंगे, जानकारी आएगी हमारे पास और संबंधित मटेरियल पहुंचेगा आपके पास। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर तो आप करते ही हैं, उसकी तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे आवश्यक है इसमें, लाइक तो आप करते ही हैं लेकिन शेयरिंग ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जितना ज़्यादा ये वीडियोस आप अपने मित्रों को, दोस्तों को बताएंगे, आपकी आपस में एक बातचीत होगी उस बारे में। और बातचीत जो होगी कि हाँ तुमने ये वीडियो देखा, मैंने इस वीडियो में देखा था, अच्छा मैम ने, प्रज्ञा मैम ने ये बताया था, हाँ मैंने भी सुना था। तो ये चीज़ें क्या होंगी, आपके दिमाग में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको पुनरावलोकन कराएंगी, रिविज़न की तरह आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का रिविज़न करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।